हेलो, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हम पढ़ेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। इंडिया चाइना रिलेशंस को इंडो सीनो रिलेशन भी कहा जाता है, इंडो सीनो रिलेशन भी कहा जाता है। तो जब भी हम दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं, जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन उन देशों के बीच में कैसे हैं, व्यापारिक संबंध उनके बीच में कैसे हैं, और उसके अलावा अगर वो दोनों देश पड़ोसी देश हैं तो और उनके बॉर्डर लगते हैं तो उनके बीच में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है या नहीं है। तो जब हम बात करते हैं भारत चाइना के रिलेशंस की या फिर भारत पाकिस्तान के रिलेशंस की, और आजकल हम देखें तो भारत और नेपाल के रिलेशंस की भी, तो हमारे बीच में कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट हैं जिनको हम इतने सालों के बाद भी, यानी भारत जब 70 साल से आज़ाद है, 70 से भी ज़्यादा साल भारत को आज़ाद हुए हो गए हैं, उसके बाद भी हम इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजोल्व नहीं कर पाए हैं। उसमें दोनों पार्टीज की ही कमी होती है, चाहे वो इंडिया हो चाहे चाइना हो। इनके बीच में क्या कारण रहे, तो उसका हम हिस्टोरिक एस्पेक्ट देखेंगे और करंट सिचुएशन भी देखेंगे कि इन दोनों देशों के बीच में क्या क्या चीजें हुई, ऐतिहासिक घटनाएं भी देखेंगे कि इन रिलेशंस को सोल्व करने के लिए, इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए क्या क्या कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, किस तरीके के डिसीजन लिए गए हैं। साथ ही साथ जो बीच में बैटल हुई है, वॉर हुई है, उनको हम देखेंगे। हाल ही में आपको पता है कि 15 जून 2020 को भारत और चीन के बीच में काफी सालों के बाद, 50 साल में पहली बार एक इतना बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ है लद्दाख में, जहां भारत के 20 जवान शहीद हो गए। तो उन जवानों को हमारी शहादत को नमन है। साथ ही साथ इस वीडियो को देख के आप ये सारी चीजें, घटनाओं को समझ पाएंगे ऑर्डर से, कार्मिक ऑर्डर से, कि क्या क्या चीजें हुई हैं। आप सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को मत पढ़िए और उनको मत समझिए, सिर्फ आप देखिए कि इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स जो रिलेशंस हैं उनके पीछे की चीजें क्या हैं, क्या उनके पीछे थ्योरीज हैं दोनों देशों की, क्या अपनी अपनी माननाएं हैं, दोनों देशों की फिलोसॉफीज क्या है। तो सारी चीजें देख सकते हैं आप। अगर जनरल अवेयरनेस के लिए इस चीज लेसन को फॉलो करें तो आपका बहुत बहुत बढ़िया है, आपको उसका भी बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अलग अलग वेरियस स्टेट पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस लेसन को पूरा देखना, क्योंकि लेसन थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि बहुत लंबा एंगल है। 70 साल से हम इसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो मैं कोई भी एंगल इसका छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चीजों को। सबसे पहले देखते हैं कि भारत का जो लैंड बॉर्डर है वो किस किस के साथ लगता है। आपको पता है भारत 7 देशों के साथ इंटरनेशनली लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो लैंड बॉर्डर में आप देखें, यहाँ तो आपका पता है, ये तो आगे आपका समुद्र लगता है इधर, तो यहाँ तो कोई बॉर्डर नहीं हो सकता। ठीक है, मैरीटाइम बॉर्डर हो सकता है जो कि श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ, इनके साथ हम शेयर करते हैं। ठीक, लेकिन मैं श्रीलंका के साथ ही करते हैं, मालदीव भी थोड़ा दूर हो जाता है। ठीक है, तो अब देख जाते हैं बात को कि यहाँ पे सबसे बड़ा बॉर्डर, आपने देखा होगा एक ट्रिक है, बचपन बचपन में एमबीए किया, एमबीए, तो ठीक है, बचपन में एमबीए किया, तो इससे देखते हैं कि बचपन बैम फॉर बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है भारत, 4096 किलोमीटर। चाहे फॉर चाइना, चाइना के साथ लगभग ये शेयर करता है 3488 किलोमीटर का बॉर्डर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं हम 3323 किलोमीटर का। एंड फॉर नेपाल के साथ शेयर करते हैं 1751 किलोमीटर का। म्यांमार के साथ देख रहे हैं आप 1643 किलोमीटर का म्यांमार के साथ। और उसके बाद भूटान के साथ शेयर करते हैं हम 699 किलोमीटर का बॉर्डर। और लास्ट में आता है हमारा अफगानिस्तान, जो सबसे कम बॉर्डर शेयर करते हैं 106 किलोमीटर का। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें और आप एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते। हालांकि पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो भारत का हिस्सा है, लेकिन उस पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वहां पे पाकिस्तान उसको कंट्रोल करता है। और जो बॉर्डर इंडो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो पीओके से लगता है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगता है। तो ये तो हो गया हमारा जो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है। अब हमें बात करनी है चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर की। तो ये चाइना के साथ बॉर्डर है, यहाँ पे है, थोड़ा नेपाल के साथ है, तो यहाँ वाला बॉर्डर, फिर यहाँ सिक्किम के साथ लगता है चाइना का बॉर्डर, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर लगता है। तो चाइना के साथ 5 स्टेट का लगता है हमारा बॉर्डर। 5 में नहीं, अब तो 4 ही स्टेट हो गया। लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया है, पहले कश्मीर था। तो लद्दाख, उसके बाद लद्दाख के बाद आता है हमारा हिमाचल, फिर उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद सिक्किम, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो इन 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के साथ हमारा चाइना के साथ बॉर्डर लगता है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हमारा देखने को मिलेगा हमें बॉर्डर डिस्प्यूट, वो सारी चीजें हमें देखनी है। लेकिन हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में
डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत कहां से होती है। आपको पता है भारत 1947 में आजाद होता है 15 अगस्त को। उसके अलावा जो पीपल्स रिपब्लिक चाइना है, पीआरसी जिसको बोलते हैं, यही है चाइना, पीपल्स रिपब्लिक चाइना बोलते हैं, इसका पूरा नाम है। इसने 1 अक्टूबर 1949 को अपने क्या बोलते हैं, एक तरीके से इसकी नींव रखी गई पीपल्स रिपब्लिक चाइना की। और ये भारत के साथ नॉन कम्युनिस्ट देश था। भारत, आपको पता है भारत एक नॉन कम्युनिस्ट देश है और चाइना, रशिया, ये क्या है, कम्युनिस्ट देश है। इनके साथ भारत ने 1 अक्टूबर 1949 को पीआरसी में अपनी क्या करता है, एक तरीके से एम्बेसी को स्टेब्लिश करता है। तो पहला वो देश था भारत जो कि नॉन कम्युनिस्ट होने के बावजूद चाइना में अपनी एम्बेसी को स्थापित कर पाया 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक, उसके बाद 1 अप्रैल 1950 को भारत और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत हो जाती है। ठीक, तो इससे पहले की जो रिलेशंस हैं उनको हम क्या देखेंगे, उससे पहले ब्रिटिश इंडिया के रिलेशंस थे चाइना के साथ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अब भारत डायरेक्टली, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, जो कि आजाद स्टेट है, भारत एक ऐसा देश था और इसने चाइना के साथ अपने रिलेशंस की शुरुआत की। फिर उसके बाद कुछ घटनाएं होती हैं। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट होता है भारत में, ठीक है, जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस का एक सिद्धांत थे 5। ठीक, ये आगे चल के ब्रेक हो जाता है, हम देखेंगे इसके बारे में, सारी चीजें देखते जाएंगे। उसके बाद नेहरू जी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये चाइना विजिट करते हैं और वो पहले थे भारत की तरफ से जो कि एक नॉन सोशलिस्ट कंट्री में जिन्होंने क्या किया था, एक तरीके से विजिट किया था। चाइना में भी वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि नॉन सोशलिस्ट होने के बावजूद उन्होंने विजिट किया था। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बस ऐसे बता रहा हूं। फिर उसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया पंचशील के सिद्धांतों के बाद, और लेकिन इसको बाद में ये हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा है ये फेल हो गया। साल 1962 में चाइना ने भारत पे आक्रमण कर दिया। क्या क्या चीजें होती हैं सारी हम क्रमबद्ध ऑर्डर से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सारे मैप देख लेते हैं एक बार अच्छे से कि भारत और चीन के बॉर्डर कहाँ कहाँ लगते हैं। ठीक, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये लद्दाख के साथ बॉर्डर लगता है, लेकिन ये अक्साई चीन का जो इलाका है ये भारत का इलाका है और सन 1962 में चाइना ने इसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया फोर्सफुली। 1962 की लड़ाई में भारत हार गया था, आपको पता है। ठीक है, और अक्साई चीन को चाइना ने कैप्चर कर लिया। भारत अभी भी अक्साई चीन को अपना क्लेम करता है कि भारत का हिस्सा है अक्साई चीन। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर लगता है, उत्तराखंड से लगता है। फिर ये हमारा जो सिक्किम है, ठीक है, भारत का 22वां स्टेट जो 1975 में स्टेट बना था भारत का ऑफिशियली, इसके साथ बॉर्डर लगता है सिक्किम के साथ। ठीक, उसके बाद भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश से लगता है। लेकिन इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 सेक्टर्स में या 3 सेक्शन में। जो लद्दाख के साथ जो बॉर्डर लगता है अक्साई चीन वाला बॉर्डर, इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न सेक्शन या वेस्टर्न सेक्टर। ठीक, उसके बाद आता है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ जो बॉर्डर लगता है वो लगता है मिडल सेक्टर या मिडल सेक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ईस्टर्न सेक्शन जो कि भूटान के ईस्टर्न एरिया में आता है, यानी कि भूटान के इधर वाला जो इलाका है और ये सिक्किम वाला इलाका है, इसको भी हम मिडल सेक्शन और ईस्टर्न सेक्टर में इसमें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये 3 सेक्शन है भारत और चीन के साथ लगते हैं। अब यहाँ पे जो विवाद है वो वेस्टर्न सेक्शन में है और ईस्टर्न सेक्शन में है। मिडल सेक्शन में चाइना का कोई विवाद नहीं है बाउंड्री से रिलेटेड। हालांकि शुरुआत में कुछ कुछ वो यहाँ पे क्लेम करता था चाइना, बॉर्डर पे कुछ कुछ पेट्रोलिंग में दिक्कत आती थी, लेकिन यहाँ पे मेजरली कोई यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं हुआ, यहाँ पे कोई वॉर नहीं लड़ा गया इस फ्रंट के ऊपर। ठीक है, क्यों नहीं लड़ा गया, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं और जो एडवांटेज है, मिलिट्री का एडवांटेज है, स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज, वो भारत के पास है। भारत के पास यहाँ पे ऊंचाई है ज्यादा और भारत इजीली यहाँ पे डिफेंड कर सकता है अपने इलाके को और चाइनीज फोर्सेस को इजीली वो पीछे की तरफ ढकेल सकता है। इसीलिए चाइना यहाँ पे कभी भी कोई विवाद क्रिएट नहीं करता। साथ ही साथ सिक्किम में विवाद होता है ट्रांजैक्शन पॉइंट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे भी नाथुला पास जो है वहां पे भारत को स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज है। इसीलिए जब 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था तो चाइना एक बार के लिए बहुत ही एग्रेशन दिखा रहा था, लेकिन बाद में उसने इतना एग्रेशन नहीं दिखाया और वो एग्रीमेंट पे वो एक तरीके से एग्री कर गया जहां भी हम चाहते थे उस चीज पे। ठीक है, सारी चीजों को देखेंगे, साथ ही साथ देखिए आगे चलते जाइए और कुछ कुछ मैप्स आप समझते जाएंगे। ये वो अक्साई चीन है जहां चाइना इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है साल 1962 से, लेकिन भारत इसको आज भी क्लेम करता है। तो ये एक क्या हो गया, डिस्प्यूटेड एरिया हो गया।
ठीक है। साथ ही साथ ये है अरुणाचल का प्रदेश का एरिया। अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा एरिया चाइना ने 1962 में कैप्चर कर लिया था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का मेजरली जो एरिया है वो आज भी भारत ही एडमिनिस्ट्रेट करता है। लेकिन चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, और वो मैप भी जब बनाता है तो अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा बताता है और कहता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश जो है ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये साउथ तिब्बत है। साउथ तिब्बत। अब तिब्बत का हम इतिहास देखेंगे कि तिब्बत एक 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक इंडिविजुअल स्टेट हुआ करता था, इंडिपेंडेंट स्टेट था, लेकिन साल 1950 आते आते तिब्बत को अनेक्स कर लिया चाइना ने। और उसके बाद कहता है चाइना कि तिब्बत तो पहले से ही चाइना का हिस्सा हुआ करता था, और ये अरुणाचल प्रदेश जो है ये साउथ तिब्बत है, तिब्बत का ही हिस्सा है, और अक्साई चीन है ये भी तिब्बत का ही हिस्सा है, ऐसा बोलता है चाइना। ठीक है, लेकिन भारत इस चीज में कहीं भी एग्री नहीं करता है, और हम इस चीज को मानने से बिल्कुल इनकार करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश को हम अभी भी एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, और अक्साई चीन को हम अपना इलाका मानते हैं। उसके बाद एक एंगल और समझना, यहाँ पे आपको सारी कंडीशन समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से, क्या क्या चीजें हैं। देखिए, ये वो कश्मीर है ब्लू वाला जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से हम जानते हैं, और पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर बोलता है। ठीक है, इसको गवर्न करता है इसको पाकिस्तान, यानी कि कश्मीर जो है पाकिस्तान द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो है। ये ग्रीन, जो हल्का ग्रीन कलर का जो मैप दिख रहा है, यही वो इलाका है जहां पे भारत का अभी एडमिनिस्ट्रेशन है। भारत इसी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। बाकी जो इलाके हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ चाइना जो कि अक्साई चीन है, और यहाँ पे वो इलाका, ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। देखो, ये जो रेड कलर का एरिया है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा था, पाकिस्तान ने इस एरिया को कैप्चर कर रखा था, लेकिन पाकिस्तान ने इस एरिया को डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने के बावजूद चाइना को गिफ्ट कर दिया, और चाइना ने इसको गिफ्ट्स को स्वीकार भी कर लिया, जो कि पंचशील एग्रीमेंट के खिलाफ था। हम आगे चल के देखेंगे पंचशील एग्रीमेंट क्या है, कि ये भारत की एरिया है, भारत इसको क्लेम करता है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो चाइना को पाकिस्तान से नहीं लेना चाहिए था, और नहीं पाकिस्तान इसको दे सकता था जब तक कि ये मुद्दा रिजोल्व ना हो जाए। तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट देखने को यहाँ पे मिलता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है, तो ये चाइना ने दे दिया, लेकिन ये भारत का एरिया है। उसके बाद ये रेड एरिया है, ये भी, ये क्या है, अक्साई चीन आ गया जो चाइना गवर्न करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लद्दाख के साथ बॉर्डर है को यहाँ पे, और नीचे चल के आपको हिमाचल और ये हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पे भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर हैं थोड़े से, लेकिन वहाँ पे सिर्फ बाउंड्री का लाइन में ही थोड़ा सा दिक्कत है। चाइना यहाँ पे कोई एरिया, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं क्लेम करता हुआ मिलेगा कि मेरा एरिया है हम हिमाचल या उत्तराखंड में। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है पहाड़ी एरिया है, तो बॉर्डर जो है वो एकदम क्लियर नहीं है, किसी तरीके का बार्ब वायर से बॉर्डर नहीं बनाया गया है, तो इसीलिए कई बार पेट्रोलिंग करते हुए सेना, कभी भारतीय सेना इधर पहुंच सकती है 100-200 मीटर या 1 किलोमीटर, कभी चाइनीज फोर्सेस हैं वो इधर जानबूझ के आ जाती हैं। उनका आपको बताऊंगा कि वो जानबूझ के क्यों आती हैं, हम आगे चल के जब उनकी थ्योरी पढ़ेंगे, उनकी फिलोसॉफी पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, फिर आ जाता है नेपाल जिसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन बीच में ये एक तरीके से बफर जोन बन जाता है। उसके बाद आता है हमारा क्या बोलते हैं, सिक्किम, और ये है हमारी चिकन नेक, जो कि ये सॉरी चिकन नेक ये है जो सिक्किम, सिक्किम का वो इलाका जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है, बाकी भारत से जोड़ता है, मेनलैंड भारत से जोड़ता है, तो इसको चिकन नेक बोलते हैं। और 16 किलोमीटर लंबी चौड़ी एक पट्टी है ये सिर्फ। ठीक है, और सिलीगुड़ी हाईवे यहाँ से जाता है, जो कि भारत का एक तरीके से बहुत ही एक वीक पॉइंट है, या फिर छोटा सा पॉइंट है। वीक पॉइंट तो हम इसलिए कह सकते हैं कि कल को कोई दूसरी फोर्स यहाँ पे आक्रमण कर दे तो भारत के पास यहाँ से कनेक्ट करने के लिए कोई और रास्ता नहीं मिलेगा, भारत को बांग्लादेश या म्यांमार से होते हुए यहाँ से होता हुआ जाना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत की मिलिट्री बहुत पावरफुल है, ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन ये वीक पॉइंट है, इसीलिए इसको चिकन नेक बोलते हैं। और ये अगर यहाँ से अगर भारत का कम्युनिकेशन टूट जाता है तो बाकी इस जो नॉर्थ ईस्ट है वो कनेक्शन टूट सकता है, इसीलिए इसको चिकन नेक बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाला इलाका है। उसके बाद बात आती है कि ये जो इलाके हैं यहाँ पे दिक्कत क्या क्या है, ये सारी चीजें मैंने बताई आपको, लेकिन बात हम पीछे से चलते हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात होती है यहाँ से चल के। ये जो चीजें हैं ये मैं सारी बता रहा हूँ आपको। साल 1865 की बात है, और भारत का एक सिविल सर्वेंट था उस समय, आपको पता है भारत में ब्रिटिशर्स का राज था, तो भारत ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी,
तो ब्रिटिश कॉलोनी में एक विलियम जॉनसन नाम का सिविल सर्वेंट था, उसने एक बॉर्डर बनाया और उस जॉनसन के नाम पे ही एक लाइन बनी जिसको बोलते हैं जॉनसन लाइन। तो ये ब्लू कलर की, मोटी ब्लू कलर की जो पट्टी दिख रही है आपको, ये है जॉनसन लाइन। और जॉनसन लाइन 1865 में बनी और इसके अंदर ये जो अक्साई चीन वाला इलाका है, ये पूरा इलाका भारत का है। तो जॉनसन लाइन के हिसाब से जो भारत है वो क्या है, अक्साई चीन को क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, भारत का ही इलाका है। तो अब इस जॉनसन लाइन को चाइना नहीं मानता है। कारण ये है कि जॉनसन लाइन जब ड्रॉ करी गई थी तो चाइना को उसमें इन्वॉल्व करा ही नहीं गया, उसमें चाइना का कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। जॉनसन ने जब ये लाइन खींची तो 1865 में चाइना को बताया ही नहीं। और जब पूछा गया कि चाइना को क्यों नहीं बताया गया, जब भारत ने पूछा तो बोला कि 1865 के समय चाइना के अंदर एक तरीके से इंटरनल डिस्टरबेंस चल रहा था। वहां पे जो माइनॉरिटी मुस्लिम हैं उन्होंने एक रिवोल्ट कर रखा था, तो चाइना के साथ हमने किसी तरीके का बात उस समय नहीं की। कश्मीर के जो महाराज हैं उनसे हमने बात जरूर की थी और हमने बॉर्डर को निश्चित कर दिया। तो आपको देख रहे हैं कि ये ब्रिटिशर्स की बहुत बड़ी कमी थी, गलती थी, और यहाँ पे विवाद एक तरीके से जन्म ले चुका था। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक बन जाता है, किला बना देते हैं क्या बोलते हैं, जॉनसन और मिलके हम ब्रिटिश इंडिया और कश्मीर मिलके एक यहाँ पे एक किला बन जाता है। ठीक है, ठीक है, सियादुल्ला का किला बोलते हैं उसको। ठीक, अब ये चीज हो जाती है और जब चाइना को पता चलता है कि भारत ने और ब्रिटिश इंडिया ने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी है जिसको जॉनसन लाइन बोलते हैं, तो चाइना इसको मानने से बिल्कुल ही मना कर देता है, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। चाइना बोलता है कि हम जॉनसन लाइन को क्यों माने, जबकि हमें इसमें इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। लेकिन जब देखा जाए तो यहाँ पे तिब्बत था उस समय, तो और तिब्बत को भी इन्होंने एक तरीके से लिया नहीं, क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट लिया नहीं। तो ये जॉनसन लाइन है, ये वो लाइन है, ध्यान रखना आप, ज्यादातर लोगों को मैकमोहन लाइन पता है या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पता है, लेकिन जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेस्टर्न बॉर्डर डिस्प्यूट को समझना है तो ये दोनों लाइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है। तो जॉनसन लाइन आपको याद रखनी है, अक्साई चीन को भारत का इलाका बताती है। फिर उसके बाद 1878, 79, 90 तक आते आते चाइना ने इस एरिया के ऊपर वापस से अपना कंट्रोल पा लिया। और उसके बाद चाइना ने एक मैप बनाया और उस मैप के अंदर भारत की तरफ से मकार्टनी और मैकडोनल्ड नाम के दो सिविल सर्वेंट थे, इनको एक भेजा, एक ड्राफ्ट भेजा, उन्होंने एक मैप भेजा कि ये लाइन होगी। तो यहाँ पे अक्साई चीन जो है, मैकडोनल्ड और मकार्टनी की जो लाइन है, आपको मैं दिखाता हूं, ये रही मैकडोनल्ड मकार्टनी लाइन। ये लाइन बताती है कि अक्साई चीन का ये वाला जो इलाका है ये चाइना का होगा। देख रहे हैं आप, मैकडोनल्ड मकार्टनी ने क्या कर दिया, जॉनसन्स लाइन को डिसअप्रूव कर दिया एक तरीके से। ये भी ब्रिटिशर्स थे, जॉनसन भी ब्रिटिशर्स था, लेकिन कहीं पे हम पहुंच नहीं पाए। भारत आज भी जॉनसन लाइन को मानता है कि अक्साई चीन भारत का इलाका है, और चाइना जो है इस मैकडोनल्ड और मैकार्टनी लाइन से भी आगे आ चुका है। हम देखेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कैसे आगे चल के आ गई 1962 के युद्ध के बाद। तो चाइना ने कहा कि मैकडोनल्ड मैकार्टनी जो लाइन है उसको हम मानेंगे। ये बात है 1893 की। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमने ब्रिटिशर्स से पूछा, भारत ने जब पूछा कि ये मैकडोनल्ड और मैकार्टनी लाइन जो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है भाई, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम तो जॉनसन्स लाइन पे ही आगे चल के भी अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हम जॉनसन्स लाइन को ही मान रहे थे। और चाइना के भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे उन्होंने जॉनसन्स लाइन का जिक्र कर रखा है। तो ये मैकडोनल्ड लाइन जो है, मकार्टनी लाइन है, इसका ज्यादा महत्व नहीं बचता है, इसका आगे चल के भी आपको ज्यादा महत्व नहीं दिखेगा जब चाइना ने इसको मानने से इनकार ही कर दिया जॉनसन्स लाइन को, और मैकडोनल्ड लाइन से भी आगे आ गया है, तो इस लाइन का तो कोई महत्व बचा ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि जॉनसन्स लाइन, मैकडोनल्ड लाइन और आगे चल के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो वो लाइन है जो बताती है कि भारत और चाइना का कंट्रोल कितने इलाके पे है। 1962 के बाद जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी तो ये दिखाती है कि भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कितनी दूर में है और चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन कितनी दूर में है। हालांकि चाइना ने अक्साई चीन को कैप्चर कर लिया तो उनके बीच में ये लाइन ड्रॉ कर ली गई। तो ये लाइन जो है ये एक तरीके से क्या करती है, ये डिस्प्यूट को एक तरीके से रोकती है, एक तरीके से सीज लाइन है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है,
वो लाइन कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। वो बॉर्डर ये है कि अब सीज फायर हो गया है, दोनों तरफ से वॉर नहीं होगी। यहाँ इधर से इलाका आपने कैप्चर कर लिया है, इधर वाला इलाका हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से एक तरीके से ये क्या हो गया, स्टेटस क्वो हो गया। ठीक है, एक तरीके से नई लाइन बन गई। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कि भारत तो चाइना, ये जो अक्साई चीन है इसको बोलता है कि कश्मीर का इलाका है। पहले कश्मीर था, अब लद्दाख हो गया है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है 2018 से, 19 से सॉरी। अब बात आती है कि चाइना इसको बोलता है कि जिनजियांग जो एरिया है हमारा, जिनजियांग जो इलाका है तिब्बत का, उसका पार्ट है। तो ये तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, इसकी बात आ गई। यहाँ पे क्या क्या समस्या है, सारी चीजें आप समझ लीजिए। वापस से थोड़ा सा बता दूं, जॉनसन्स लाइन्स वो लाइन है जो अक्साई चीन को भारत का इलाका बताती है। मकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन वो लाइन है जो कि अक्साई चीन को चाइना का इलाका बताती है। और लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो लाइन है जो 1962 के युद्ध के बाद बनी और जो बताती है कि भारत और चाइना कौन से इलाके को गवर्न करते हैं या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। बात आ गई है। फिर है हमारा ईस्टर्न बॉर्डर का डिस्प्यूट। अब ईस्टर्न बॉर्डर का डिस्प्यूट जो है वो आपको पता है, लगता है हमारा अरुणाचल प्रदेश के साथ 1140 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लगती है। अब भारत के बाद आपको पता है पहले का जो तिब्बत था वो बॉर्डर शेयर करता था अरुणाचल के साथ। अब उसके बाद जब ज्योग्राफी बदल गई और तिब्बत जो है चाइना का पार्ट हो गया, तो चाइना कहने लग गया कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो साउथ तिब्बत है, ना कि भारत का हिस्सा है। तो उसके बाद मैकमोहन लाइन खींची गई साल 1914 में। 1914 के अंदर एक शिमला अकॉर्ड हुआ था। अब शिमला अकॉर्ड 1972 में भी हुआ जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में था, लेकिन एक 1914 का अंदर भी शिमला अकॉर्ड हुआ था और उसके अंदर मैकमोहन लाइन खींची गई थी और साथ ही साथ तिब्बत का भी एक स्टेटस बनाया गया था। और उसके बीच में क्या चीजें हुई वो सारी चीजें हम देखेंगे। पहले तो हम ये 1914 का जो शिमला अकॉर्ड है उसको देखेंगे। अब उसके बाद अरुणाचल को लेके 19 बार भारत और चाइना एक तरीके से उनका रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में बैठे हैं बात करने के लिए मुद्दे पे कि ये बाउंड्री को निर्धारित किया जाए, लेकिन आज तक टिल नाउ अभी तक कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मैप एक बार देख लीजिए। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, आपको मैप से अच्छे से समझ में आएगा। अरुणाचल प्रदेश का ये जो रेड वाला इलाका है ये भारत का हिस्सा है, हम सब जानते हैं। और उसके ऊपर ये जो लाइन है ये उसी जॉनसन लाइन की तरह मैकमोहन लाइन है। तो आप याद रखना, मैकमोहन लाइन को आप पूरा मैप मत मान लीजिए। ऐसा मत कहिए कि जब भी आपसे पूछे क्वेश्चन में कि भारत और चीन के साथ जो बॉर्डर लगता है वो कौन सी लाइन है, तो वेस्टर्न सेक्टर पे अलग लाइन है, ईस्टर्न सेक्टर पे अलग लाइन है। ईस्टर्न सेक्टर पे मैकमोहन लाइन है जिसको हम मानते हैं, और मैकमोहन लाइन जो है ये बताती है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है कंप्लीटली। लेकिन जो चाइना है वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता और अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का इलाका मानता है। क्यों मानता है, सारी चीजें देखते हैं। शिमला अकॉर्ड या शिमला कन्वेंशन 1914 को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगी सारी चीजें। यहां से साल 1914 में भारत, जो कि उस समय ब्रिटिश इंडिया था, उसके अलावा चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना और तिब्बत, ये तीनों पार्टीज एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक एक ट्रीटी बनाते हैं शिमला अकॉर्ड की। और इस ट्रीटी के अंदर किन किन चीजों पे बात होनी होती है, वो होती है कि चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है अरुणाचल प्रदेश वाला, उसकी बाउंड्री कितनी होगी पहले तो उसको निर्धारित कर लेते हैं। साथ ही साथ जो तिब्बत है उसका स्टेटस क्या होगा, तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट है या फिर अलग स्टेट है, चाइना का हिस्सा है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बात क्या हुई, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं आपको। एक तो लाइन खींची गई जिसको बोला गया मैकमोहन लाइन, और उस मैकमोहन लाइन को ये बताया गया कि इस अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का हिस्सा होगा। मैकमोहन लाइन इसलिए क्योंकि हेनरी मैकमोहन जो थे ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उसने ही इस बॉर्डर को प्रपोज किया था। ठीक है, उसके बाद बात यह आती है कि इस जब लाइन की बात आती है मैकमोहन लाइन को, तो चाइना इससे अनहैप्पी होता है। कारण ये होता है कि चाइना के साथ जब एक बात पे आती है बात की, हम जब बात करेंगे तिब्बत की, तो तिब्बत का स्टेटस क्या होगा। तो ब्रिटिश इंडिया ने और तिब्बत ने, इन दो पार्टीज ने एक चीज निर्धारित की, तिब्बत को दो भागों में बांट देते हैं। एक रहेगा आउटर तिब्बत और एक रहेगा इनर तिब्बत। ठीक है, तो इनर तिब्बत जो है वहां पे चाइना अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन आउटर तिब्बत जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगा
और वहां पे तिब्बतियन जो गवर्नमेंट है वो रूल करेगी, उसी के फैसले लगेंगे। साथ ही साथ दलाई लामा जो है उनको स्टेट जो हेड माना जाएगा। ठीक है, दलाई लामा जो है वो आपको पता है एक पोस्ट होती है। दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। आपको पता है अभी जो दलाई लामा है जो भारत में रहते हैं धर्मशाला में, वो 14th दलाई लामा है। तो ये जो है तिब्बत दलाई लामा, ये पोस्ट होती है स्पिरिचुअल और रिलीजियस पोस्ट होती है जो बुद्धिस्ट हैं उनकी। ठीक है, बुद्धिज्म की पोस्ट होती है दलाई लामा। तो इनको एक तरीके से वो माना गया, हेड माना गया। लेकिन चाइना इस चीज पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करा और चाइना ने कहा न हम आउटर तिब्बत को मानते हैं न इनर तिब्बत को मानते हैं, हम मानते हैं कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, तिब्बत चाइना का हिस्सा है। ठीक है, अब ये इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत है, इसके बीच से एक रिवर जाती थी चामडो रिवर, इसको बॉर्डर बनाया गया था। ठीक है, अब इस थ्योरी पे चाइना बिल्कुल भी एग्री नहीं हुआ। अब जब इस थ्योरी पे जब एग्री नहीं हुआ तो मैकमोहन लाइन पे भी एग्री नहीं हुआ। रीजन ये था कि मैकमोहन लाइन जो थी वो तिब्बत को पार्टी मान के एक तरीके से साइन किया। तो तिब्बत ने इस पे साइन किया कि मैकमोहन लाइन के अकॉर्डिंग भारत का हिस्सा होगा अरुणाचल प्रदेश। लेकिन जब मैकमोहन लाइन को, जब तिब्बत को ही चाइना नहीं मानता एक इंडिपेंडेंट स्टेट, तो मैकमोहन लाइन को कैसे मानेगा। तो ये मैकमोहन लाइन जो है 550 माइल लंबी एक लाइन है जो कि बताती है बॉर्डर को चाइना और इंडिया के बीच में। ठीक है, लेकिन इसको चाइना ने नहीं माना और चाइना इस कन्वेंशन से वॉकआउट कर गया। ठीक है, तो शिमला अकॉर्ड 1914 क्या हो गया, फेल हो गया। और उसके बाद हो जाता है हमारा प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है 1914 से 1918 के बीच में। ब्रिटिश इंडिया अब उसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इन्वॉल्व था। आपको पता है भारत के सोल्जर भी गए थे और भारत तो इंडिपेंडेंट था ही नहीं। तो भारत इंडिपेंडेंट नहीं था तो चाइना ने अब क्या करा, चाइना के साथ जो ब्रिटिश ने क्या किया, चाइना के साथ अंदर ही अंदर एक गुपचुप संधि साइन कर ली। और चाइना के साथ उन्होंने संधि इसलिए स्थापित की क्योंकि चाइना को उनको अपने पक्ष में करना था। प्रथम विश्व युद्ध में चाइना और ब्रिटिशर्स एक साइड से लड़े थे, आपको पता होगा। तो 1914 में जब उसके बाद युद्ध शुरू होता है तो चाइना ने जब कहा तिब्बत हमारा हिस्सा है तो ब्रिटिशर्स ने गुपचुप से इस चीज को मान लिया। ठीक है, अब देखो, अब मैकमोहन लाइन का कोई अस्तित्व रहेगा क्या, कोई महत्व रहेगा क्या, जब आपने तिब्बत की इंडिविजुअलिटी पे ही क्वेश्चन मार्क कर दिया, उनकी एग्जिस्टेंस पे ही आपने क्वेश्चन मार्क बना दिया। ब्रिटिश इंडिया ने भी मान लिया, एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने मान लिया और चाइना मानता ही था। तो यहाँ पे ये एक विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब रहा मिडल बॉर्डर डिस्प्यूट। तो यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है, छोटा मोटा डिस्प्यूट कभी कभी हो जाता है। रीजन ये है कि बाउंड्रीज जो है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो कभी कभी पेट्रोलिंग करते समय सेना इधर से उधर बाउंड्री को पार कर जाती है, तो कभी कभी छोटे छोटी क्या बोलती हैं वो हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं। ठीक है, तो हिमाचल और उत्तराखंड के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे कोई ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है। और रीजन यही है कि यहाँ पे भारत को स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज है, तो चाइना यहाँ पे ज्यादा बदमाशी करता नहीं है। ठीक, अब बात आती है कि भाई इतने साल हो गए, 70 साल हो गए, क्या भारत, ब्रिटिशर्स ने जो किया सो किया, लेकिन भारत इस मुद्दे को रिजोल्व नहीं कर पाया क्या? चाइना और भारत एक दूसरे के साथ बैठ के इस मुद्दे को सुलझा नहीं सकते थे, बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझा नहीं सकते थे? तो ये बात समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो जब दो देश एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो अगर वो किसी चीज पे एग्री कर रहे हैं, तो एग्री करना चाहते हैं, तो उन दोनों का एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। दोनों लोगों की जो सोच है उसको मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन भारत और चाइना की जो फिलोसॉफीज है, अंडरलाइन फिलोसॉफी जो है, हर देश की एक अंडरलाइन फिलोसॉफी होती है। वो देश जो है उसी पे चलता है। जैसे कम्युनिज्म पे चलता आ रहा है चाइना और रशिया, और कैपिटलिज्म पे यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज चलते रहे हैं। तो वो एक कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म भी एक क्या है, फिलोसॉफी है। उसी तरीके से भारत की भी एक फिलोसॉफी है और चाइना की भी एक फिलोसॉफी है। अगर वो दोनों कहीं चीजों पे एग्री नहीं करते तो उसके भी कुछ रीजन है, इसीलिए इनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो रिजोल्व नहीं हो पा रही है। ठीक है, उनमें से कुछ थ्योरीज हैं, ये हैं कि भारत जो है वो गांधीयन और नेहरूवियन फिलोसॉफी को फॉलो करता है कि हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस को बिलीव करते हैं, हम वॉर में बिलीव नहीं करते, हम पहले किसी पे वॉर नहीं करते, किसी का एरिया कैप्चर नहीं करते। ठीक है, पंचशील के जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करते हैं, यानी पंच तत्वों के सिद्धांत हैं। साथ ही साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसका भी भारत क्या रहा था, हिस्सा रहा था, इवन फाउंडिंग मेंबर था। अब आप जानते हैं कि
कोल्ड वॉर का जो समय था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1991 तक का जो समय है उसको कोल्ड वॉर का टाइम बोला जाता है। मैं आपको मैप में बताऊं, कोल्ड वॉर का जो समय था उसमें एक तरफ था यूएसएसआर और उसके जो मित्र देश हैं वो जो चाहते थे कि दुनिया भर में कम्युनिज्म का प्रसार प्रचार हो, जिसमें चाइना भी किसकी तरफ था, रशिया की तरफ था, यानी कि उस समय सोवियत संघ की तरफ था। और दूसरी तरफ थे यूएसए यानी कि अमेरिका और उसके मित्र देश यानी कि जिनको नेटो कंट्रीज कहा जाता है, और इनको वॉर्शो पैक्ट कहा जाता था, वॉर्शो पैक्ट। ठीक है, वॉर्शो पैक्ट में आते थे सोवियत संघ के जो मित्र देश है और सोवियत संघ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक चलता रहता था कोल्ड वॉर, जो कि हीट वॉर नहीं बना, एक तरीके से डायरेक्टली इनकी सेनाओं ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन दूसरे देशों में जाके इन्होंने प्रॉक्सी वॉर लड़े और साथ ही साथ एक दूसरे से ये एक तरीके से लड़ाई चलती रहती थी, इनकी डिप्लोमेटिक वॉर चलती रहती थी। तो इस लड़ाइयों से किनारा करते हुए भारत, अफ्रीका के देश, साउथ अमेरिका के देश, इन देशों ने साथ ही साथ इंडियन ओशन में बहुत सारे देशों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा NAM। NAM यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। भारत भी इसका फाउंडिंग मेंबर था और ये वो देश थे जिनको बोला जाता था थर्ड वर्ल्ड कंट्री। थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी न तो ये यूएसए को सपोर्ट करते थे न यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे, ये किसी की तरफ अलाइन नहीं थे। तो भारत की ये पॉलिसी थी कि भारत किसी की तरफ अलाइन नहीं करना चाहता था। ठीक है, साथ ही साथ नॉन वायलेंस और ट्रूथ की जो गांधी के प्रिंसिपल हैं उनमें बिलीव करता था। ठीक है, ये चीजें थी। साथ ही साथ पंचशील के सिद्धांत में आगे आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मिक्स इकोनॉमी की जो धारणा है भारत की, न तो भारत सोशलिस्ट है और न ही कैपिटलिस्ट है। आपको पता है मिक्स फॉर्म ऑफ आपका जो इकोनॉमिक कल्चर है आपको यहाँ को देखने को मिलता है। हम इस पे बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे ये तीनों थ्योरीज होती क्या है, सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है और भारत की पॉलिसी क्या है। ठीक है, हमने दोनों को अडेप्ट किया है। तो ये चीजें भारत की अंडरलाइन फिलोसॉफी को डिनाई वो करती हैं। लेकिन बात साथ ही साथ हम जब अंडरलाइन फिलोसॉफी ऑफ चाइना देखते हैं तो वो भारत से बहुत ही ज्यादा अलग है। चाइना जो है वो माओ जेडोंग की पॉलिसी को फॉलो करता है। माओ जेडोंग जो थे वो चेयरपर्सन थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, जिन्होंने एस्टेब्लिश की थी इस चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को 1949 में, और जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक इसके लीडर रहे थे, सुप्रीम लीडर रहे थे। ठीक है, तो माओ जेडोंग जो हैं, जिस जो हम भारत में आपको पता है माओ को मानने वाले जो लोग हैं माओवादी बोलते हैं उनको हम, जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, उनको हम माओवादी बोलते हैं। तो माओ की फिलोसॉफी जो थी, आपको पता है कम्युनिज्म की अलग अलग फिलोसॉफी है। एक जो कम्युनिज्म के पिता जिनको बोला जाता है मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो थे, जिनका जन्म होता है आपको पता है जर्मनी में, उन्होंने मार्क्सिज्म की थ्योरी दी। उसके बाद उस थ्योरी को अडेप्ट करके मार्क्स की थ्योरी को जब लेनिन ने अडेप्ट किया तो मार्क्सवादी लेनिन की एक थ्योरी आई, मार्क्स लेनिन थ्योरी। ठीक है, जिसको रशिया फॉलो करता है। लेकिन वो जो थ्योरी है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए लाई गई थ्योरी थी, जिसमें इंडस्ट्रियल के रिवॉल्यूशन के बारे में थी। लेकिन जो माओ जेडोंग ने जो थ्योरी लेके आए, ये कम्युनिज्म की एक डिफरेंट थ्योरी थी। ये जो थ्योरी है ये आपको एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के जो लेबर हैं उनमें आपको रिफॉर्म देखने को मिलती है। तो इसको माओ जेडोंग की थ्योरी बोलते हैं। तो ये कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, इसको फॉलो करते थे। तो माओ जेडोंग जो है ये क्या सोचते थे भारत के बारे में, ये आप इससे समझ सकते हैं। इन्होंने कहा, ये लाइन पढ़िए आप अच्छे से, आई फर्मली बिलीव दैट रिलाइंग ऑन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ ऑल इंडियन पैट्रियोट्स, India will certainly not remain long under the yoke of imperialism and its collaborators. Like free China, India will be on one day socialist and people democratic family. तो चाइना के जो ये पहले प्रेसिडेंट थे या फिर चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जेडोंग, ये मानते थे कि इंडिया जो है वो एक फ्री कंट्री ही नहीं है। हालांकि भारत 1947 में आजाद हो गया तो वो फ्री कंट्री नहीं मानते थे, वो मानते थे कि ये योर्क ऑफ इंपीरियलिज्म, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जो है ब्रिटिशर्स का और यूएसए का, ठीक है, उस समय का इंपीरियलिज्म जो कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म मान रहे थे, ये उसका एक तरीके से योग है, उनका एक तरीके से आज भी गुलाम है इंपीरियलिज्म का भारत। ये अभी भी आजाद नहीं हुआ है अपनी सोच से। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इससे इनको उम्मीद है कि ये एक दिन चाइना की ही तरह भारत को भी इस इंपीरियलिज्म से इनसे आजाद कर देंगे जैसे चाइना आजाद हुआ, और भारत सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक फैमिली का पार्ट बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि चाइना के ये जो प्रेसिडेंट है, ये भारत की जो विचारधारा है, ये जो मिक्स इकोनॉमी की थ्योरी है, जो कैपिटलिज्म को भारत थोड़ा थोड़ा फॉलो करता है, सोशलिज्म को थोड़ा फॉलो करता है, कंबाइंड थ्योरी है,
उसमें बिलीव नहीं करते। हो गया ना, यही तो कहने का मतलब है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो तो भारत पे रूल कर नहीं रही है, अभी भी नहीं कर रही है। तो आप क्या देखेंगे कि कहीं भी आइडियोलॉजिकल आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे चाइना और इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद माओ जेडोंग की एक और थ्योरी थी जिसको बोला जाता है हैंड पाम एंड फिंगर थ्योरी। ये थ्योरी जो है ये बहुत अपने लिए बॉर्डर डिस्प्यूट को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जब समझोगे तो आपको भी इस पे गुस्सा आएगा और आप समझेंगे कि ये किस तरीके की थ्योरी है, ये तो एक तरीके से एग्रेशन शो करती है। माओ जेडोंग का मानना था कि चाइना एक हैंड है, ये ह्यूमन हैंड है, इसको ये मानता था कि ये चाइना है। चाइना क्या है, हैंड हो गया। ये क्या है, पाम है, हथेली है, ये है तिब्बत। माओ जेडोंग के हिसाब से हथेली जो है, पाम जो है वो है तिब्बत, और ये 5 फिंगर्स जो हैं ये है, मान लो ये है लद्दाख। इसने लद्दाख बोला। उसके बाद हम ऑर्डर से चलते हैं, ये है हमारा क्या है, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। तो माओ जेडोंग ऐसा मानता था कि ये हैंड थ्योरी जो है इसके अकॉर्डिंग कि तिब्बत तो चाइना का हिस्सा है ही है, साथ ही साथ आने वाले टाइम में इनको भी इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश भी क्या है, एंशियंट चाइना का हिस्सा है। जैसे भारत में बात होती है ना, जब आप बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक ही है, ये अलग अलग देश नहीं है, और बांग्लादेश भी, ये अखंड भारत का हिस्सा है। और बहुत से लोग अखंड भारत के विश्वास रखते हैं कि एक दिन आएगा और ये सारा एक हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल थ्योरी आप माने या ना माने, लेकिन अखंड भारत का यही एक कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से अखंड चाइना का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो उनका ऐसा मानना है कि एंशियंट टाइम में चाइना का ये सब हिस्सा हुआ करते थे। ये जो सब मैं बता रहा हूँ, लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश, ये सब एंशियंट चाइना का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर भी डिस्प्यूट है। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश इनका हिस्सा था या पूरा सिक्किम इनका हिस्सा था या लद्दाख था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन माओ जेडोंग की ये थ्योरी है। तो माओ जेडोंग चाहते हैं कि आने वाले समय में धीरे धीरे मेरी पॉलिसीज के थ्रू मैं इन सब पे कंट्रोल कर लूं, और इसी थ्योरी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सलामी पॉलिसी ऑफ चाइना। सलामी पॉलिसी होती है कि एक तरीके से कटाव करने की, एक सलामी, एक मीट होता है, एक तरीके से उसको काटा जाता है छोटे छोटे पीसेस में। तो चाइना भी क्या करता है, पहले डिस्प्यूट दिखाएगा लद्दाख में, जैसे आज दिखा रहे हैं, कभी वो अरुणाचल में दिखाएगा, तो छोटे छोटे एरिया को कैप्चर करेगा। कभी 20 किलोमीटर आगे आ जाएगा, कभी 10 किलोमीटर आ जाएगा, कभी 50 किलोमीटर आ जाएगा, और धीरे धीरे वो एरिया को कैप्चर करता चला जाएगा। इस तरीके का मिलिट्री एक्सपांशन जो है उसको सलामी पॉलिसी बोलते हैं, सलामी मिलिट्री एक्सपांशन पॉलिसी बोला करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक और इनकी पॉलिसी है, वो होती है कैट्रोग्राफिक एग्रेशन। कैट्रोग्राफिक एग्रेशन का मतलब है कि मैप में छेड़छाड़ करके एग्रेशन शो करना। कैट्रोग्राफी यानी मैप। जब भारत का मैप दिखाता है और चाइना मैप दिखाता है बॉर्डर पे, तो वो मैप आपको बहुत अलग दिखेंगे। भारत का मैप आपको सबको पता है किस तरीके का है। चाइना जब मैप दिखाता है तो बार बार मैप के साथ छेड़छाड़ करता है। कभी मैप में कुछ हिस्सा, जैसे तवांग जो इलाका है, तवांग जो इलाका है अरुणाचल प्रदेश का, उसको वो अपना इलाका बताता है। अक्साई चीन को अपना इलाका बताता है। कभी कभी वो अक्साई चीन का इलाका आज इतना बता रहा है, कल वो और आगे दिखाएगा। ठीक है, कभी वो एक हाईवे आप दिखा देगा कि भारत का हाईवे है, लेकिन वो कहेगा कि ये चाइना का इलाका है। तो इसको बोलते हैं कैट्रोग्राफिक एग्रेशन। और ये इस कैट्रोग्राफिक एग्रेशन को सिर्फ भारत पे ही अप्लाई नहीं करता है चाइना। इसको आप देखेंगे चाइना के साथ जिन भी देशों की बाउंड्री शेयर होती है, आप साउथ चाइना सी में जाके देख लीजिए, इस येलो सी में जाके देख लीजिए, जहां भी उसका बॉर्डर शेयर होता है वहां हर जगह वो अपने मैप में छेड़छाड़ करके एग्रेशन दिखाता है और दूसरे देशों के ऊपर अपना पावर शो करने की कोशिश करता है, इंटरनेशनली दबाव डालने की कोशिश करता है कि दूसरे देश ने उसका एरिया कैप्चर कर रखा है, जबकि वो खुद एरिया को कैप्चर करता है। तो ये थी माओ जेडोंग की पॉलिसी। कहीं भी आपको पीसफुल कोएग्जिस्टेंस दिखता है क्या? कहीं नहीं दिखता। माओ जेडोंग की जो थ्योरी है और महात्मा गांधी और नेहरू की जो पॉलिसीज हैं उनमें आपको जमीन आसमान का अंतर दिखता है, कहीं भी आपको आसपास भी नजर नहीं आते। तो जब आइडियोलॉजिकल इतना बड़ा डिफरेंस मिलेगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जब बैठेंगे तो वो मैटर जो हैं वो आसानी से रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसीलिए अभी तक इनके मैटर रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो आप इसको मैप से सोचिए, ये जो हैंड थ्योरी है, पाम थ्योरी है, ये तो चाइना हो गया। तो ये क्या है, हैंड हो गया, ये क्या हो गई है, पाम हो गई है, और ये फिंगर्स हो गई हैं। ये फिंगर है लद्दाख, फिर ये हो गया है नेपाल, फिर ये हो गया है सिक्किम, ये हो गया है भूटान, और ये हो गया है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
अब ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को कहीं भी इन 5 फिंगर्स में काउंट नहीं किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट मेजरली नहीं दिखेंगे, पूरे एरिया पे नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो इलाका है ये पूरा हैंड फॉर्म थ्योरी को आपको दिखाता है। तो मैंने ये सारी चीजें तो आपको बताई दी हैं पहले भी, कहाँ कहाँ डिस्प्यूट है, कहाँ कौन सी लाइन है, ठीक है। अब एक बात देखिए, वापस आते हैं, हमने फिलोसॉफी देख ली है दोनों देशों की। हम देख रहे थे कि शिमला कन्वेंशन 1914 में हुआ और ये फेल हो गया क्योंकि चाइना इससे वॉकआउट कर गया, ठीक है। अब बात आती है आगे क्या होता है जब 1914 का शिमला कन्वेंशन होता है तो क्या हुआ था, ब्रिटिश और तिब्बत ने मिलके तिब्बत को 2 हिस्सों में बांट दिया, आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत, ठीक है सॉरी। तो आउटर तिब्बत का जो कॉन्सेप्ट है उसको चाइना बिल्कुल भी उसको एग्री नहीं करता था और वो मानता था कि आउटर तिब्बत भी चाइना का हिस्सा है, और चामडो रिवर जो है वो इन दोनों हिस्सों को बांटती थी। अब क्या होता है, 1950 में एक वॉर होता है और पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है वो अटैक कर देती है और चामडो रिवर को क्रॉस कर देती है। 1950 के अक्टूबर के पहले वीक में ये वॉर होता है जिसको वॉर ऑफ लिबरेशन भी बोला जाता है, और इसको चाइना ने कहा कि वो लिबरेटिंग तिब्बत को लिबरेट कर रही है, यानी तिब्बत को फ्री कर रही है, जो कि चाइना की तरफ फ्री हो जाएगा, ये उसने बोला। हालांकि तिब्बत को वो अनेक्स कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम तिब्बत को आजाद कर रहे हैं। और अक्टूबर 1950 को ये वॉर जो हुआ तिब्बत के साथ, इसमें तिब्बत आसानी से हार गया क्योंकि तिब्बत के पास न तो इतनी बड़ी आर्मी थी, बहुत ही पीसफुल कंट्री था जो कि ये आर्मी में और लड़ाइयों में विश्वास ही नहीं करता था, और चाइना ने इसको इजीली अनेक्स कर लिया, ठीक है, अक्टूबर के अंत में। और यहाँ पे जाके क्या होता है, भारत ने तिब्बत का सपोर्ट नहीं किया, भारत ने बिल्कुल भी तिब्बत का सपोर्ट नहीं किया। तिब्बत भारत का बहुत अच्छा दोस्त था। तिब्बत एक तरीके से बफर जोन थी भारत और चाइना के बीच में। तिब्बत था तो हमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था, दोनों देशों की सीमाओं के बीच, दोनों देशों के बीच सीमा पर विवाद इतने नहीं होते अगर तिब्बत होता। आपको पता है बफर थ्योरी क्या होती है, बफर जोन क्या होता है? अगर मान लो 2 देश हैं और इन दोनों ए और बी के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मान लो ये कम्युनिस्ट देश है और ये कैपिटलिस्ट देश है, तो ये दोनों देश बीच में एक बफर जोन बना लेते हैं, और इस बफर जोन से क्या होता है, इनके बीच में ये जो कोल्ड वॉर है ये डायरेक्टली हीट वॉर में कन्वर्ट नहीं होता है। ये तो हम कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं। जब हम किसी भी 2 सुप्रीम पावर की बात करते हैं, बड़ी पावर है जिनके बीच में किसी भी तरीके के डिस्प्यूट हैं, उनके बीच में एक बफर जोन होता है तो अच्छा रहता है कि उनके बीच में डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके के हीट वॉर में वो नहीं होते हैं। तो ये बफर जोन था, इसको भारत ने आसानी से जाने दिया, और तिब्बत जो था वो पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। तो ये चामडो रिवर है, इधर तो आपको पता है इनर तिब्बत था, चामडो ऊपर के ऊपर इन्होंने जब कैप्चर किया तो तिब्बत को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब ये बात आती है, उसके बाद भारत की पार्लियामेंट में जब इस मुद्दे को उठाया गया तो भारत की पार्लियामेंट में यहाँ के जो मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम इतना, हमारी जो आर्मी है वो इतनी वेल इक्विप्ड है ही नहीं कि हम चाइनीज फोर्स से डायरेक्टली मुकाबला कर सकें और तिब्बत की मदद कर सकें, तो जो हो रहा है उसको होने दो। तो ये क्या शो करता है कि उस समय भारत की मिलिट्री पावर इतनी पावरफुल नहीं थी, हमने इतने इंतजाम नहीं किए थे कि हम डायरेक्टली जाके अपने बॉर्डर पे इस तिब्बत को सपोर्ट कर सकें और चाइना से पंगा ले सकें, ठीक है। तो ये कमजोरी शो करती थी, और ये जो कमजोरी है ये इंटरनेशनली देखी जाने लगी, और चाइना ने इसका बहुत फायदा उठाया आगे चल के भी, ठीक है। और ये चीज देखने को मिलती है कि भारत की डिप्लोमेसी भी यहाँ पे वीक पड़ गई। इस तिब्बत को हमने सिर्फ मिलिट्री ही का सपोर्ट तो दिया ही नहीं, साथ ही साथ जब यूएन में भी इसकी बात में जाके हमने तिब्बत को सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं, जो नेहरू जी को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, हालांकि करना चाहिए, सही बात है, बहुत सारी चीजों में। यहाँ पे अगर आप कश्मीर मुद्दा देखें या चाइना के साथ मुद्दा देखें तो वहां पे वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। देखो नेहरू जी गलत नहीं थे अपने मामले में, नेहरू जी ने जो चीजें सी वो आइडियलिस्ट थे, अपनी पीसफुल को एग्जिस्टेंस की थ्योरी को बिलीव करते थे, और वो मानते थे कि चाइना भी इस चीज को फॉलो करेगा। आगे चल के जब पंचशील का कॉन्सेप्ट आया, पंचशील एग्रीमेंट हुआ, तो नेहरू जी ऐसा मानते थे कि चाइना इस चीज को फॉलो करेगा कंप्लीटली, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। तो इसमें क्या है, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है,
ऐसा नहीं है कि नेहरू जी ऐसा चाहते नहीं थे कि भारत के साथ ये मुद्दे रिजोल्व हो जाएं और चाइना तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। बहुत सारे कारण थे, भारत के अंदर इंटरनल बहुत सारी चीजें चल रही थी, भारत नया नया देश था, नया आजाद हुआ था, भारत की आर्मी इतनी वेल इक्विपमेंट नहीं थी। ठीक है, तो सारी चीजों को आप समझिए, किसी एक व्यक्ति पे उसका पूरा ब्लेम डाल देना बहुत आसान है व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को पढ़ के, लेकिन वो आप उस चीज के पीछे की समझिए, चीजों को समझिए कि क्या क्या घटनाएं हुई। अब ये है, चामडो रिवर हो गया, लड़ाई हो गई, चामडो वॉर हो गया। अब यहाँ पे तिब्बत एनेक्स कर लिया, तो तिब्बत तो अब क्या हो गया, वीक हो गया। तो उसके बाद 17 पॉइंट एग्रीमेंट होता है तिब्बत और चाइना के बीच में। तो ये तो एक एग्रीमेंट, तो आप इसको बस आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट तो था ही नहीं, फोर्सफुल एक तरीके से ट्रीटी थी जो साइन करवाई गई तिब्बत के द्वारा, तिब्बत से चाइना के द्वारा। तो 23 मई 1951 को ये 17 पॉइंट जो ट्रीटी है इसको साइन कराया गया, और ये जो था ये पूरी तरीके से फोर्सफुल था। तिब्बत बिल्कुल भी नहीं चाहता था इस ट्रीटी को साइन करना, और तिब्बत चाहता था कि उनका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस रहे, और तिब्बत की जो गवर्नमेंट है उसने इसको वो भी नहीं किया, अप्रूव भी नहीं किया। लेकिन इस 17 पॉइंट एग्रीमेंट में क्या था, एक चीज थी जो तिब्बत के फेवर में थी, वो ये थी कि चाइना ने कहा कि आपका जो कल्चर है, आपका जो जियोग्राफी है, उसमें हम बिल्कुल भी उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जिस तरीके से हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ कर रखे हैं, आसाम, नागालैंड, इनके साथ हमने जैसे आर्टिकल 371 है, उसी तरीके से एक एग्रीमेंट ये भी था इस 17 पॉइंट एग्रीमेंट में कि तुम्हारा जो कल्चर है उसके साथ चाइना कोई भी वो नहीं करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। इसीलिए कुछ कुछ लोगों ने इसको, इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तिब्बत के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि तिब्बत मिलिट्रीली इतना वेल इक्विपमेंट नहीं था, इतना पावरफुल नहीं था कि चाइना को वो पीछे धकेल सके। तो ये जो था, तिब्बत के प्राइम मिनिस्टर ने इसको डिसअप्रूव किया 17 पॉइंट एग्रीमेंट को, और यहाँ से तिब्बत जो था वो कंप्लीटली हिस्सा बन गया था चाइना का। ठीक है, अब लेकिन बात ये आती है कि यहाँ से तिब्बत तो बन गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है, बहुत सारे तिब्बत के लोग भी ऐसा मानते थे कि ये साउथ तिब्बत है। कारण ये है कि बुद्धिस्ट की जो बहुत अच्छी अच्छी साइट्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश में हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वहाँ पे, और यहाँ पे तिब्बत के बहुत सारे जो मैक्सिमम जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं वो फॉलो करते थे बुद्धिज्म को। इसीलिए ये जो लोग हैं, इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने माना कि तिब्बत जो साउथ तिब्बत जो है वही अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, और इसी चीज को चाइना भी आगे चल के मानता रहा है। उसके बाद दलाई लामा ने ये निश्चित किया कि वो रिवोल्ट करेंगे इस चाइना की फोर्स के खिलाफ, वो हार नहीं मानेंगे, और उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए एक रिवोल्ट किया, अपने लोगों को इकट्ठा किया, इन्वर्डिंग फोर्स इकट्ठी करी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। आगे चल के मैं देखूंगा कि बताऊंगा कि वो भारत में कैसे उनको भागना पड़ा। 1954 में भारत ने चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट पे साइन किए। अब कहने को तो ये पंचशील एग्रीमेंट था, लेकिन कोई भी ये बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था, कोई ट्रीटी नहीं थी कि जिसको दोनों देशों को मानना ही पड़ेगा वरना यूएन इंटरफेयर कर देगा, इंटरवीन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ 5 प्रिंसिपल्स थे जिनको दोनों देशों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मान सकते हैं, एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, और ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस की थ्योरी को बिलीव करता था। तो भारत का कॉन्सेप्ट था पीसफुल को एग्जिस्टेंस, चाइना ने इस पे एक तरीके से इसको मान लिया, इसको अप्रूव कर दिया। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी चीज हुई, वो देखना कि भारत की सरकार ने पंचशील एग्रीमेंट करते समय तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान लिया। मान रहे हैं आप इस चीज को कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, तिब्बत तो हमारा दोस्त था, तिब्बत को हम अलग देश से मान रहे थे, उनके साथ हमने शिमला अकॉर्ड साइन किया, लेकिन फिर भी अगर आपने तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान लिया तो ये एक तरीके से डिप्लोमेटिक हार थी। लेकिन साथ ही साथ भारत चाहता था कि किसी भी तरीके से हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस बना के रखें, तिब्बत तो हाथ से चला गया है, तिब्बत तो अब इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, तो हमें चाइना के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करना है। तो ये 5 पंचशील के सिद्धांत क्या थे? म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि एक दूसरे की जो सीमाएं हैं उनकी रेस्पेक्ट करेगा और इंटीग्रिटी का सम्मान करेगा, कोई भी म्यूचुअल नॉन एग्रेशन पे वो फॉलो करेगा, किसी तरीके का एग्रेशन नहीं शो करेगा, इंटरनल अफेयर्स के ऊपर कोई भी देश एक दूसरे पे इंटरफेयर नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये देखो, ये बात आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन रखनी है। पंचशील सिद्धांत में हमने क्या कहा कि इंटरनल अफेयर्स पे कोई भी देश नहीं बोलेगा, दूसरा देश एक दूसरे के मैटर्स में नहीं बोलेगा। भारत इस चीज को बहुत लंबे समय तक फॉलो करता रहा है, आज भी फॉलो करता रहा है, लेकिन चाइना ने क्या किया, OBOR के लिए मैंने क्या बताया था आपको,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने कश्मीर चाइना को क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया, और चाइना ने उसको खुशी खुशी ले लिया। तो ये क्या इंटरनल अफेयर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं है, एक दूसरे की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को छेड़ता नहीं है। तो ये चाइना ने इस प्रिंसिपल्स को तोड़ दिया, और ये बहुत पहले ही तोड़ दिया था, मैं आपको बताऊंगा। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात करेंगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे, और ये पंचशील सिद्धांत जो है ये 29 अप्रैल 1954 को साइन किया गया था। चाइना में इंडिया और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले थे, ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट हो गया। अब उसके बाद होती है एक बड़ी घटना, द ग्रेट एस्केप ऑफ दलाई लांबा। मैंने क्या कहा था, ये दलाई लांबा है, 14th दलाई लांबा है, और एक ये रिलीजियस पोस्ट है बुद्धिज्म की। और इन्होंने क्या किया था, मैंने कहा कि इन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई कि हम इन्वेड कर देंगे, चाइना की जो फोर्स है इसको पीछे धकेल देंगे। लेकिन ऐसा करने में ये सक्सेसफुल नहीं हुए, और साल 1959 आते आते मार्च महीने में दलाई लांबा को हम अपना जो तिब्बत है, अपना जो पैलेस था इनका, उसको छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इनको एक तरीके से धकेल दिया पीछे, इनके बहुत सारे लीडर्स को मार दिया, और दलाई लांबा को वहां से भागना पड़ा। दलाई लांबा भाग के भारत आ गए, और इन्होंने कहा कि मुझे अपने देश को आजाद कराना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे आपका आश्रय चाहिए। तो भारत ने इनको पॉलिटिकल असाइलम दिया। पॉलिटिकल असाइलम क्या होता है, राजनीतिक आश्रय। कोई भी दूसरे देश का जो भगोड़ा लीडर या फिर जिसको हमारा देश सपोर्ट कर रहा है, दूसरा देश सपोर्ट कर रहा है, उसको आश्रय देना ही होता है पॉलिटिकल असाइलम, यानी कि राजनीतिक आश्रय देना। तो भारत ने जब दलाई लांबा को पॉलिटिकल असाइलम दिया और वो अरुणाचल प्रदेश में रहने लगे, तो यहां से चाइना को बहुत ज्यादा अग्रेशन आया, उनको गुस्सा आया कि भारत जो कि हमारा एक सेपरेटिस्ट लीडर है, सेपरेटिस्ट लीडर थे, इनके लिए हमारे लिए दलाई लांबा तिब्बत के एक तरीके से हेड थे, लेकिन चाइना के अकॉर्डिंग दलाई लांबा क्या है, सेपरेटिस्ट लीडर हैं जो कि चाइना के खिलाफ है। और चाइना ने दलाई लांबा को कंप्लीटली बैन कर रखा है अपने देश में, अलग अलग हर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो दलाई लांबा उस समय अरुणाचल प्रदेश में रहने लगे, और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, तो पॉलिटिकल असाइलम मिला। आज दलाई लांबा धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। तो इनको पॉलिटिकल असाइलम लेने से चाइना गुस्सा हो गया कि तुमने इनको असाइलम कैसे दिया, और इसी बात पे आके पंचशील एग्रीमेंट से उन्होंने दरकिनार कर लिया खुद को। पंचशील एग्रीमेंट टूट गया, और उसके बाद क्या होता है, चाइना अपनी पॉलिसी बनाना शुरू कर देता है कि धीरे धीरे, जब भी 1959 में भारत ने दलाई लांबा को जगह दी, तो चाइना को एक चीज लगने लगी कि हो सकता है आगे चल के भारत तिब्बत के इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करे, और तिब्बत का जो कॉन्सेप्ट है, चाइना क्यों टेरिटरी ना माने तिब्बत को, तिब्बत को वो इंडिविजुअल देखना शुरू कर दे। तो इसीलिए चाइना और इंडिया के बीच में एक वॉर लड़ा गया। आगे चल के आगे देखेंगे ये वॉर कैसे शुरुआत हुई, उसके पीछे के मैं रीजन आपको बता रहा हूँ। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को हम अलग से देखेंगे, इस टॉपिक को, कि 1962 का इंडिया चाइना वॉर जो है उसके पीछे के कारण क्या थे, किस तरीके से वॉर लड़ा गया, क्यों भारत इस युद्ध में हार गया। तो 1960 आते आते चीन इंडिया के खिलाफ युद्ध लड़ना था चाइना को 1962 में, तो चाइना ने तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया, अक्साई चीन हाईवे बनाना शुरू कर दिया। एक हाईवे बनाया बहुत लंबा, अक्साई चीन से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, और भारत को इसकी कानो खान खबर तक नहीं पड़ी। और नेहरू जी को पता नहीं था कि चाइना वॉर भी कर देगा। उनको लगता था कि चाइना कभी वॉर करेगा नहीं। उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, पंचशील का सिद्धांत दिया कि चाइना कभी भी इसको नहीं तोड़ेगा, ठीक है। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया, और साल 1962 आते आते समर में, और चाइना ने भारत पे दोनों फ्रंट पे आक्रमण कर दिया, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दोनों पे ही आक्रमण कर दिया। और बाद में चल के आपको पता है 20 अक्टूबर 1962 को ये वॉर शुरू होता है, और 1 महीने तक चलने वाले इस वॉर में भारत बुरी तरीके से हार गया। कारण ये था कि भारत की मिलिट्री जो थी वो वेल इक्विप्ड नहीं थी, भारत की कोई प्रिपरेशन नहीं थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ के सोल्जर कमजोर थे, सोल्जर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है भारत के, तब भी थे, आज भी हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है ये बहुत ही अनप्लान्ड थी। लोग यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं थे, न हथियार थे, न बॉर्डर तक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, सड़कें बनी हुई थी। तो इस तरीके से ये वॉर जो है इंडिया बुरी तरीके से हार गया। मैं आपको जब पूरी स्टोरी बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किस तरीके से भारतीय सेना ने कितनी विपरीत परिस्थितियों में ये वॉर लड़ा। लेकिन चाइना पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड था, इसीलिए ये वॉर जीत गया।
21 नवंबर 1962 को चाइना ने यूनिलैटरली सीज फायर की घोषणा करी और चाइना ने इंडिया को हरा दिया। ठीक है, 1962 तक बहुत सारा इलाका जो है इस महीने में अक्साई चीन को उन्होंने क्या कर लिया, अनेक्स कर लिया। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में भी ये सैकड़ों किलोमीटर तक अंदर तक आ गए। ठीक है, उसके बाद चाइना ने कहा कि अक्साई चीन जो है ये जिंगजियांग जो इलाका है हमारा उसका पार्ट है और तंगवान जो है वो तिब्बत के साउथ तिब्बत का पार्ट है। फिर इंडिया जाता है, यूएन जाता है, यूएन बोलता है दोनों देशों को कि अपने अपने जोन में चले जाएं, जहां वो पहले थे उसी जगह चले जाएं, अपने स्टेटस को मेंटेन करें। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। जहां तक वो 100 किलोमीटर तक अंदर आ गया था, उसने सिर्फ 20 किलोमीटर वापस अपने इलाके में गया। तो चाइना ने इस तरीके से इंडिया को ब्रूटली हराया। यहाँ पे भारत के लगभग 3000 सोल्जर्स शहीद हो गए और 1000 यहाँ पे इंजर्ड हो गए। ठीक है, और इंडिया ने मदद भी मांगी थी यूएसए और यूएसएसआर से, लेकिन किसी तरह की कोई हल नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद जब चाइना वापस चला जाता है, 20 किलोमीटर वापस जाता है, क्योंकि उसके पास पावर होती है, इंडिया कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ 20 किलोमीटर वापस जाता है और यहां से बनती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या बताती है कि भारत कितने एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करता है और चाइना कितने एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करता है। वो एक्चुअल बॉर्डर लाइन नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया चाइना का जो वॉर था 1962 का, इस पे एक बुक है हिमालयन ब्लंडर, जो कि जो ब्रिगेडियर अल्वी ने लिखी है। और उस दलवी की जो बुक है उनमें आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से भारत की जो सरकार है उसके फेलियर आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्मी की कोई गलती नहीं थी, आर्मी के पास शूज तक नहीं थे लड़ने के लिए, कैनवास शूज में उन्होंने लड़ाई लड़ी है, हथियार नहीं थे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हम इस वॉर की जो अलग से वीडियो देखेंगे कंप्लीटली, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब क्या होता है इस वॉर का आफ्टर मैथ, ये होता है कि इंडिया ने बहुत सारा इलाका खो दिया, लेकिन इंडिया ने ओपनली तिब्बतियन जो रिफ्यूजीज हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इसके जो रिवॉल्यूशनरी हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि इसका कोई परिणाम आज तक निकला नहीं है। तिब्बत को आज भी चाइना ने कैप्चर करके रखा है, तिब्बत कभी भी आजाद नहीं हो पाया है टिल डेट। आगे देखते हैं क्या होता है। तो 1962 के बाद क्या होता है, ये कश्मीर है हमारा। उसके बाद ये जो इलाका है इसको चाइना ने कैप्चर कर लिया। ये इलाका जो आपको दिख रहा है पट्टी वाला इलाका, रेड और ब्राउन पट्टी जो है आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये जो इलाका है इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है, मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर भारत के अंदर आ गया। लेकिन अभी भी चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का पूरा हिस्सा ही लगभग चाइना का है, लेकिन भारत इसको नहीं मानता। और यहाँ पे बार बार आपको देखने को मिलती है, बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं भारत चाइना के बीच में, साथ ही यहाँ पे भी हो जाते हैं। कई बार आपको देखने को मिलेगा डोकलाम का जो विवाद था वो सिक्किम बॉर्डर पे हुआ था। ठीक है, तो ये वाली हालत थी। यहाँ पे दिख रहा है आपको न किसी तरह की रोड बनी हुई है, गाड़ियां किस तरीके से जा रही हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी यहाँ पे 1962 में भारत की नहीं थी। उधर चाइना ने पूरी तरीके से अपनी रोड बना ली थी और भारत को उसका कोई इल्म नहीं था। ठीक है, तो ये एक तरीके से भारत का पूरी तरीके से फेलियर था, यहाँ की सरकार का, और यहाँ की एक तरीके से लड़ाई में हम किसी तरीके से जीत नहीं पाए, ये चीज हुई। तो ये आज करंट सिचुएशन क्या है दिख रही है आपको। अक्साई चीन चाइना एडमिनिस्ट्रेट करता है और भारत का ये इलाका जो है, भारत इसको क्या करता है, भारत कहता है कि ये हमारा इलाका है। अरुणाचल प्रदेश को ज्यादातर इलाका भारत गवर्न करता है, लेकिन मिलिट्री जो है चाइना की बार बार अरुणाचल प्रदेश में आगे तक आ जाती है, बहुत बार 50-50 किलोमीटर तक अंदर आके पेट्रोलिंग कर जाती है। कई बार पता भी नहीं चलता और कई बार पता चलता है हम मिलिट्री को पीछे वापस धकेलते हैं। लेकिन चाइना बार बार यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है, एग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सिक्किम कॉन्फ्लिक्ट 1967 के बारे में, जिसको सेकंड ऑल आउट वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेकंड ऑल आउट वॉर क्या था इसके बारे में जानते हैं। आपको पता है सिक्किम 1975 तक भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, 1975 में भारत का 22वां स्टेट बना था सिक्किम, रेफरेंडम के थ्रू सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। इससे पहले यहाँ पे एक ये ऑटोनोमस स्टेट हुआ करता था और यहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था। उसके बाद रेफरेंडम हुआ और ज्यादातर लोगों ने 95% से ज्यादा लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए सिक्किम में इस विधेयक को पारित कर दिया और उसके बाद भारत का हिस्सा बन गया सिक्किम। लेकिन 1967 के समय 5 साल बाद, जो 1962 का वॉर हुआ उसके 5 साल बाद ही एक कॉन्फ्लिक्ट होता है सिक्किम में, जो कि हमारा नाथुला पास है वहां पे। ठीक है, नाथुला पास के पास एक हमारा जो इंडियन ट्रूप्स थे वो ब्रोकन वायर्स को ठीक कर रहे थे बॉर्डर के ऊपर। जो बॉर्डर पे इंडिया चाइना का बॉर्डर है
वहाँ पे जो बार्ब वायर हैं उनको ठीक कर रहे थे और वहाँ पे उसको बाउंड्री ठीक कर रहे थे, बॉर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, रिकॉर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन इसी बीच में इंडिया और चाइना के जो सैनिक हैं उनके बीच में झड़प हो गई, और ये झड़प कोई नॉर्मल झड़प नहीं थी, ये बहुत ही अग्रेसिव थी। चाइना की तरफ से अप्रोच थी जिसमें वो इंडिया के खिलाफ उन्होंने अप्रोच लिया, और इसमें 150 इंडियन सोल्जर शहीद हो गए, साथ ही साथ उन्होंने 340 चाइनीज सेना को नुकसान किया, 340 सैनिक उसमें चाइना के मारे गए, ठीक है। तो ये जो वॉर हुआ ये सितंबर और अक्टूबर महीने में हुआ 1967 में, और ये आज तक का, मतलब 1967 से अभी तक का सबसे वो था, मतलब इंडिया चाइना के बीच में मेजर कॉन्फ्लिक्ट यही हुआ था। उसके बाद में अगर कोई देखा जाए तो पिछले 50 साल में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ जिसमें डायरेक्टली हथियारों से कोई लड़ाई हुई हो इंडिया और चाइना के बीच में। अब ये 2020 में 15 जून 2020 को एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है गलवान वैली में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। गलवान वैली का जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसके अंदर हमारे 20 सोल्जर शहीद हुए हैं। तो इतने सालों में इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट हुए, बहुत बार बहस हुई, लोगों के ये जो सैनिक है इनके बीच में हाथापाई भी हुई है, लेकिन कोई किसी का भी सैनिक है ना शहीद नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे डोकलाम विवाद भी हुआ, वहां भी कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ, लेकिन इस मेजर पे, इस स्केल पे 20 शहीद सैनिक, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, ये हुआ है 2020 में 15 जून को। तो इसके पीछे की रीजन भी देखेंगे तो ये उस समय 1967 का ये जब सेकंड ऑल आउट वॉर हुआ था, इसके बाद ही इंडिया और चाइना के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था। उसके अंदर ये चीज थी कि जब भी पेट्रोलिंग के लिए सेना एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी, बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करेगी, तो अपने हथियारों को अपनी पोस्ट के ऊपर ही छोड़ के आएगी, ताकि, क्योंकि आपको पता है ये जो कोई भी बॉर्डर है वो एकदम फिक्स नहीं है। अभी जैसे इंडिया चाइना का बॉर्डर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इंडिया चाइना बॉर्डर है, लेकिन चाइना अरुणाचल को पूरा ही अपना मानता है, इंडिया अरुणाचल को अपना पूरा मानता है। साथ में बॉर्डर जो है मैकमोहन लाइन हो या फिर जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां पे जो लाइन्स है एलएसी है वो एकदम क्लियर नहीं है, दिखती थोड़ी है लाइन, वो तो हमें पता है मैप पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन वो एक अंदाजे से है। इसीलिए सोल्जर इधर से उधर चले जाते हैं, सोल्जर इधर से उधर कई बार चले जाते हैं, तो वो हथियारों से उनमें कोई स्टैंड ऑफ इस तरीके का न हो जाए, जैसे यहाँ पे 150 सोल्जर मारे गए और 340 चाइनीज सोल्जर मारे गए, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसीलिए एक एग्रीमेंट हुआ कि वो हथियार नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अभी जो हुआ डोकलाम में हुआ और अभी 2020 में गलवान वैली में हुआ, ये जो दोनों तरफ से एग्रेशन हुआ है ये किस तरीके से हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, नुकीले हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, नुकीले पत्थर हो या नुकीले जो क्या बोलते हैं जो लकड़ियां हैं उनका इस्तेमाल करके हमारे 20 सोल्जर्स को मारा गया है बहुत ही ब्रूटल तरीके से। चाइना के भी काफी सारे सोल्जर्स उसमें शहीद हुए हैं, उनको मारे गए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई हमारे पास प्रयुक्त डाटा नहीं है कितने लोग सोल्जर उनके मारे गए हैं, क्योंकि मीडिया की अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहीं बता रखे हैं 43 सोल्जर्स मारे गए हैं, कहीं पे बता रखा है 5 सोल्जर मारे गए हैं, लेकिन चाइना ने अभी तक सही नंबर दिया नहीं है। चाइना डेटा छुपाता है, आप सभी को पता है, चाहे आप कोविड-19 का हो, चाहे वो शहीद सैनिकों का हो, हर तरीके से चाइना के डेटा पे हम बिलीव नहीं कर सकते। तो ये था 1967 का ये जो सिक्किम कॉन्फ्लिक्ट था। इस सिक्किम कॉन्फ्लिक्ट में 1962 के जैसा नहीं हुआ, इसमें सिक्किम कॉन्फ्लिक्ट में भारत को एक अच्छी जीत मिली, क्योंकि नाथुला पास वाला जो इलाका है वहां पे इंडिया को स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज है, साथ ही साथ इंडियन जो सोल्जर्स थे इस समय पे बहुत ज्यादा प्रीपेयर्ड थे और उन्होंने चाइना के जो सोल्जर्स थे, आर्मी है, उसको पीछे धकेल दिया। तो सिक्किम कॉन्फ्लिक्ट में हमारी एक तरह से जीत हुई 1967 में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा काफी, देखो 67 से लेकर 2017 तक लगभग इन 40-50 सालों में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, कई बार अरुणाचल को लेके मीटिंग हुई, कई बार सियाचिन को हमारा लद्दाख को लेके मीटिंग हुई। उसके अलावा ये जो इलाका है भूटान और चाइना और इंडिया का भी थर्ड पार्टी काफी सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला और कोई बड़ा ऐसा मेजर कुछ हुआ भी नहीं, कोई घटना भी नहीं हुई जिनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। लेकिन 2017 में एक ऐसी घटना होती है जिसको हम जानते हैं डोकलाम विवाद या डोकलाम स्टैंड ऑफ के नाम से। डोकलाम स्टैंड ऑफ का आप सभी ने पता होगा 72 दिन तक ये विवाद चला था। 2017 में जून महीने में क्या हो रहा था कि चाइनीज जो मिलिट्री थी वो एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रही थी ये जगह पे, डोकलाम प्लेट्यू पे। अब पहले तो जानते हैं कि डोकलाम प्लेट्यू कहाँ है, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन देखिए, ये है हमारा इंडिया, इधर है चाइना और ये है भूटान। इन तीनों के बॉर्डर जहां मिलते हैं उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के ऊपर एक जगह है, इसको बोलते हैं डोकलाम प्लेट्यू। अब क्या है, आप सभी को पता है कि जब तिब्बत को एनेक्स किया था चाइना ने, तो इंडिया उस समय कुछ नहीं कर पाया था, इंडिया ने कोई हार्ड कदम नहीं उठाया था।
लेकिन इसी वजह से इंडिया उस समय सचेत हो गया कि अपने पड़ोसी देशों को अगर चाइना से बचाना है तो हमें उनके साथ ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। इसीलिए इंडिया ने भूटान के साथ एक ट्रीटी साइन की कि अगर चाइना किसी तरीके का एग्रेशन दिखाता है और भूटान एक छोटा देश है मिलिट्री वाइज और उनकी पावर इतनी नहीं है, तो इंडिया उसकी मदद करेगा। इंडिया वैसी गलती नहीं दोहराएगा जैसा कि उसने पहले तिब्बत के समय दोहराई थी, ठीक है, तिब्बत के समय की थी, ठीक है। इसी वजह से ये डोकलाम वाला इलाका है, हालांकि ये भूटान के पास ज्यादा पड़ता है, इंडिया की डायरेक्टली इसके साथ सीमा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इंडिया जानता है कि अगर वो यहाँ भूटान के डोकलाम प्लेट्यू के पास चाइना ने अपना रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर बना के अपनी मिलिट्री पोस्ट बना दी, तो ये दोनों के लिए खतरा है, भूटान के लिए भी खतरा है। और इंडिया का ये जो इलाका है, ये सिक्किम वाला, जहाँ पे चिकन नेक पड़ती है इंडिया की, चिकन नेक, या फिर आप सिलीगुड़ी, जो यहाँ पे वो हाईवे जाता है हमारा सिलीगुड़ी वाला हाईवे, ये सिर्फ आपको पता है ये वाला जो नेक है ये सिर्फ 16 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। तो एक इतना बड़ा कंट्री है, उसको 16 किलोमीटर का अगर ब्लॉक करना है आर्मी को तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए इस एरिया को हम अपना वीक जोन मानते हैं। ये जो चिकन नेक है, ये सिक्किम का चिकन नेक भारत के बाकी हिस्से को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। यहाँ पे अगर किसी तरीके का कोई ब्रूटल हार हो गया इंडिया को, तो इसका कनेक्शन बाकी इंडिया से कट जाएगा, जो नॉर्थ ईस्ट है उससे कट जाएगा। तो इंडिया ये रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए इंडिया ने अपने सोल्जर्स और अपने वेपन्स के साथ, बुलडोजर्स के साथ सेना को यहाँ पे भेजा। और ये जो सेना इन्होंने मिलिट्री ने बनाए थे इनके रोड वगैरह, इसको तोड़ने के लिए इंडियन ट्रूप्स निकल पड़े। अब यहाँ पे उनकी बनाई हुई रोड को तोड़ने के लिए इंडियन ट्रूप्स निकले, तो यहाँ पे उनके बीच में हो गया कॉन्फ्लिक्ट, जो स्टैंड ऑफ हो गया, दोनों तरफ आर्मी आमने सामने थी। एक तरह से सिचुएशन ऐसी बन गई थी 2017 में, आप सभी को पता होगा, मीडिया की रिपोर्ट्स आने लग गई थी कि इंडिया चाइना के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है, ठीक है। लेकिन वहां भी कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ, अनलाइक लद्दाख जहां पे हमारे अभी 20 सोल्जर्स शहीद हो गए। अब यहाँ पे क्या होता है, 72 दिन तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, काफी सारे बीच में थर्ड पार्टी इन्वेंशन भी कोशिश की गई, लेकिन इंडिया और चाइना ने बीच में बैठ के बाद में इसको डिप्लोमेसी से सोल्व किया और चाइना ने यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया। तो एक तरीके से देखें तो चाइना के ऊपर ये डिप्लोमेटिकली हमारी जीत थी, क्योंकि जो काम चाइना कर रहा था उसको हमने रोक दिया, उस कंस्ट्रक्शन को हमने स्टॉप कर दिया एक तरीके से। हालांकि जितना कंस्ट्रक्शन हो रखा था उसको तोड़ नहीं पाए, वो उतना ही बना हुआ है। आगे अगर कोई विवाद हो जाता है तो ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है ये चाइना वापस भी डेवलप करने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली करेगा, ठीक है। तो ये विवाद था डोकलाम का जो 2017 में निपटा। उसके बाद अब हम 2020 में आ गए हैं और 2020 का जो विवाद है वो और ज्यादा उग्र है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 50 साल में पहली बार हमारे सैनिकों का इतना दोनों तरफ से एग्रेशन हुआ है, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई। उसके बाद कुछ सैनिक गायब थे, जिसमें से 10 सोल्जर्स को यहाँ से नंबर 17 सोल्जर बताए थे मीडिया रिपोर्ट्स में, जो 17 सोल्जर गायब थे। लेकिन 19 तारीख को ये रिपोर्ट आई है कि इंडियन सोल्जर्स के कोई और जवान लापता नहीं है, यानी कि 20 सोल्जर पहले जिनकी डेथ हुई थी, जिनकी जो शहीद हुए थे वो, उसके अलावा 10 सोल्जर जो चाइना के सोल्जर्स ने उनको पकड़ लिया था, उनको भी वापस भेज दिया है। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हुआ ये इतना बड़ा जो ये वो क्लैश है, इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले देखिए कि गलवान वैली है कहाँ पे। देखो एक चीज बताता हूँ आपको, जब हम वेस्टर्न सेक्टर की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताई थी लाइनें होती हैं वहां पे 3, एक्चुअल में वहां पे 3 लाइनें हैं। एक तो जॉनसन लाइन है जिसको इंडिया मानता है, इंडिया क्लेम करता है कि जॉनसन लाइन के अंडर का जो इलाका है अक्साई चीन हमारा है। फिर मकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन जो कि 1893 में बनी और इसके हिसाब से चाइना का इलाका है अक्साई चीन, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर 1962 की लड़ाई के बाद एक नई लाइन बनी, वो थी एलएसी बनी। अब एलएसी के ऊपर भी एक डिस्प्यूट है। अब देखो इंडिया जो मानता है वो मानता है कि ये है एलएसी, ये ग्रीन जो लाइन है ये एलएसी है, और चाइना मानता है कि ये ब्राउन जो लाइन है ये एलएसी है। तो आप देखिए ये पूरा इलाका हाल खुद में ही अपने आप में डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट के अंदर एक और डिस्प्यूट बन गया है कि अंदर डिस्प्यूट ये चल रहा है कि ये जो इलाका है यहाँ पे पेट्रोलिंग कौन करेगा। ये सोचो आप, अगर चाइना बोले कि हम तो ये है एलएसी, तो यहाँ तक उनके सैनिक आएंगे करने के लिए पेट्रोलिंग, इंडिया इसको एलएसी मानेगा तो यहाँ तक उनके जाएंगे। अगर यहाँ दोनों मिले तो यहाँ तो क्लैश होगा ही ना, ठीक है। ये चीज है, ये कई बार क्लैश का कारण बना है हर बॉर्डर पे, चाहे अरुणाचल मानो चाहे यहाँ पे वेस्टर्न बॉर्डर पे मानो, दोनों तरफ हुआ है ये चीज। तो इसी के दौरान एक चीज हुई, ये है हमारा दौलत बेग ओडी जगह, और दौलत एड बेगी पे एक हमारा मिलिट्री बेस है, एयरफोर्स का, और यहाँ पे मिलिट्री के बेस के साथ में
इंडिया ने क्या किया, यहाँ से एक इसके साथ में LAC के साथ साथ में एक हाईवे बनाया। इस हाईवे का इनॉग्रेशन होने वाला था, साथ ही साथ एक यहाँ पे ये जो पैनगोंग टेसो लेक है इसके ऊपर एक बना हमारा ब्रिज, ये वो ब्रिज है, इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है। अब ये बन गया दोनों, तो यहाँ से आप एक चीज देखिए, वही डोकलाम वाली बात सोचिए आप। चाइना ने क्या देखा कि यहाँ पे एक रोड बन रही है और वो रोड कल को इंडिया मिलिट्री के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, मिलिट्री के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जब कभी भी यहाँ पे इंडिया और चाइना का आमने सामने होंगे तो उस मिलिट्री के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए चाइना नहीं चाहता था कि ये रोड किसी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो, तो उसने अपना अग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि ये जो रोड बन रही है ये हमारे इलाके में। हालांकि वो रोड LAC से 45 किलोमीटर दूर है, ये जो रोड बन रही है ये 45 किलोमीटर दूर है LAC से। उसके बावजूद भी चाइना ने अपना एग्रेशन दिखाना शुरू किया और वहां के जो सैनिक है, उनकी जो मिलिट्री है, वो बार बार इस रोड तक उन्होंने वो करना शुरू कर दिया, अपना पेट्रोलिंग शुरू कर दिया। इसके बाद से इंडिया और चाइना की ट्रूप्स हैं वो बार बार भिड़ रहे थे, उनमें पत्थरबाजी हो रही थी, हाथापाई हो रही थी, ठीक है। और उसके बाद से ये जो विवाद है 2 महीने से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे मैप में आप देखोगे तो ये गलवान वैली दिख रखी है, ये यहाँ पे है, ये LAC पे दिखा रखा है, लेकिन ये छोटा है मैप इसलिए दिख रहा है, दूर है उससे थोड़ा, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद देखो, आपको पता है, मैंने फिर बताता हूँ, मैकडोनल्ड मैकार्टनी लाइन भी जो है उसको चाइना मानता था, उसको पार करके LIC बनाया। LAC के बाद भी चाइना अभी भी अपनी सलामी पॉलिसी जो है इनकी, जिसको ये आगे बढ़ता चला जाता है, अपनी एक्सपांशन पॉलिसी को अभी भी ये फॉलो करता जा रहा है और ये अभी भी अपने पास, हमारे पास आना चाहता है, हमारी बाउंड्री में कैप्चर करना चाहता है। तो गलवान वैली ये जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के लिए, मिलिट्री के लिए, तो इसको ये खोना नहीं चाहता भारत। इसीलिए यहाँ पे ये क्लैश जो है ये बहुत ही, आपको देखेंगे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चलते देखेंगे कि इसमें क्या क्या आने वाले हैं चेंजेस। अब तो हाल फिलहाल यही है कि 20 जून को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दोनों देश शांतिपूर्ण वार्ता से इसको हल करना चाहते हैं, किसी तरीके की बॉर्डर पे ये नहीं चाहते कि हीट हो, ये मोमेंट जो है किसी तरीके का मिलिट्री एक्शन लिया जाए दोनों तरफ से। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हम हमारे शहीदों के बलिदान को भूल नहीं सकते। इतने सारे जवान एक साथ 20 शहीद हुए हैं, इतने सोल्जर्स एक नंबर में 50 साल में, तो ऐसा नहीं है कि आज अचानक से चाइना बोल दे कि चलो ठीक है हम पीछे हट जाते हैं और हम अपने 20 सोल्जर्स का जो बलिदान है उसको भूल जाएंगे। उसके लिए आपको पता है पूरे देश में, देश भर में चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, चाइनीज मार्केट से जो भी चीजें आती हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा है। आपको पता है कि इंडिया का जब हम पढ़ेंगे, हालांकि जो व्यापारिक दृष्टिकोण से इनके रिलेशन है, $55 बिलियन का फिस्कल डेफिसिट है। इंडिया वहां से ज्यादा सामान इंपोर्ट करता है 55 बिलियन का, उसके अलावा इंडिया कम यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाता है। अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना कम कर दें तो उनको हम बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं फाइनेंशियली, तो हमें वो करना चाहिए। ऑब्वियसली वो अच्छी स्टेप है, लेकिन उसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना पड़ेगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ हम चीजें देखें कि अब इसके ऊपर जिस तरीके का एग्रेशन मिलिट्री दिखा रहा है चाइना का, उसके ऊपर हम इंटरनेशनली किस तरीके से प्रेशर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं, देखो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का भी जो है वो देन चाइना का ही है। दुनिया भर में एक तरीके से ये महामारी फैला दी चाइना ने और उसकी इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन दुनिया को नहीं दी, और उसके बाद ये मिलिट्री एक्शन दिखा रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है, तो ये बिल्कुल इंटॉलरेंट है। इसके लिए इंडिया को नहीं करना चाहिए टॉलरेंट इस चीज को, और इस पे इंटरनेशनली प्रेशर बनाना चाहिए। लेट्स सी अब क्या होता है। उससे पहले, वीडियो अंत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी उन जवानों को जो शहीद हुए हैं हमारी सीमा पे, उनको एक सल्यूट दें। साथ ही साथ जो लोग सीमा पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उन सभी को हम उनका सम्मान करें। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।